दोस्तों आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि यहां पे मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीजें बताने वाला हूं तीन ऐसे सेक्टर्स के बारे में जो सेक्टर्स ने कोविड के बाद सबसे अच्छी रिकवरी करके दिखाई है। तो सेक्टर में रिकवरी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि उनका शेयर प्राइस ऊपर गया है, बल्कि फंडामेंटली भी वहां पे हमें एक अच्छी एक्टिविटी देखने को मिली है और उनका जो सेल्स होता था या जो भी पैरामीटर उस इंडस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट होते थे वो अपने प्री कोविड लेवल पे पहुंच चुके हैं या उसके आसपास पहुंचने वाले हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं तीन ऐसे सेक्टर्स के बारे में जिन सेक्टर्स के अंदर हमें सबसे अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। और ये वीडियो को मैं और भी इंटरेस्टिंग बनाऊंगा क्योंकि उन सेक्टर्स के अंदर मैं उन ऐसी कुछ कंपनीज के बारे में भी बात करने का ट्राई करूंगा और उनके शेयर प्राइस में उसके इंपैक्ट को भी देखेंगे ताकि आपको एक अच्छे तरीके से समझ में आए कि जब फंडामेंटली बिजनेस इंप्रूव होता है तो कंपनीज का शेयर प्राइस ऑटोमेटिकली इंप्रूवमेंट की तरफ चला जाता है। मैं जगदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं ग्रो यूट्यूब चैनल में। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए कम टाइम लेते हुए मैं चलता हूं सबसे पहली ऐसी इंडस्ट्री पे जहां पे हमें सबसे अच्छी इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है कोविड सिचुएशन के बाद। दोस्तों जो सबसे पहला सेक्टर हमारी लिस्ट में निकल के आता है उसका नाम है ऑटोमोबाइल सेक्टर। ऑटोमोबाइल सेक्टर की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पे कोविड सिचुएशन के बाद क्योंकि ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर काफी सारे और ऐसे बिजनेस यूनिट्स हैं जो ऑपरेट करते हैं। जैसे कि अगर हम ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करते हैं तो वहां पे एक सेगमेंट है पैसेंजर व्हीकल का, इसके अलावा वहां पे एक सेगमेंट है कमर्शियल व्हीकल्स का। तो यहाँ पे मल्टीपल सेगमेंट्स हैं। लेकिन अगर मैं ओवरऑल ऑटो सेक्टर की बात करता हूं तो कोविड सिचुएशन के टाइम पे एक ऐसा टाइम था लॉकडाउन का जहां पे ऑटोमोबाइल सेक्टर का जीरो सेल्स हुआ था। लेकिन अगर मैं अगस्त या सितंबर के महीने की सेल्स की बात करता हूं, अगर मैं स्पेसिफिकली पैसेंजर सेगमेंट की बात करता हूं तो वहां पे जो टोटल सेल्स हुआ है पिछले 2 महीनों के अंदर, अगर हम उनको पिछले साल के सेम मंथ्स के साथ कंपेयर करते हैं तो उनके कंपैरिजन में ज्यादा बेटर सेल हुआ है। मतलब कि एक जीरो सेल से लेके पिछले कुछ महीनों के अंदर ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। तो क्या इसका इंपैक्ट जो यहाँ पे सेल्स में निकल के आता है क्या इसके इंडेक्स में हमें देखने को मिलता है या इनकी जो टॉप कंपनीज है ऑटोमोबाइल सेक्टर की। तो मान लो यहाँ पे मैं 2 एग्जांपल लेता हूं ऑटोमोबाइल सेक्टर के, पहला मारुति सुजुकी, दूसरा महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो क्या इनके अंदर भी हमें ये इंपैक्ट देखने को मिलता है जो यहाँ पे रिकवरी देखने को मिली है कोविड सिचुएशन के बाद। तो यहाँ पे दोस्तों ऑटोमोबाइल सेक्टर की जब मैं बात कर रहा था यहाँ पे मैंने आपको कमर्शियल व्हीकल्स और पैसेंजर सेगमेंट के बारे में तो बताया ही बताया। यहाँ पे एक ऐसा सेगमेंट भी था जहां पे कोविड सिचुएशन का बहुत कम असर पड़ा और ये सेगमेंट था ट्रैक्टर सेल्स का। अगर मैं ट्रैक्टर सेल्स की बात करता हूं तो कोविड सिचुएशन से लेके अभी तक ये ऐसा टाइम रहा है जहां पे अभी तक ट्रैक्टर सेल्स हाईएस्ट नंबर में सेल किया गया है, जिसकी वजह से महिंद्रा एंड महिंद्रा के अंदर उतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ा है क्योंकि उनका जो ट्रैक्टर सेल्स का सेगमेंट है वहां पे एक अच्छा इंप्रूवमेंट था। तो अगर मैं ओवरऑल ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करता हूं तो यहाँ पे जो मोटरसाइकिल था, इसके अलावा जो पैसेंजर सेगमेंट था, जो कमर्शियल व्हीकल्स था, इसके अलावा जो ट्रैक्टर सेगमेंट था, यहाँ पे कुछ सेगमेंट्स में बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। लेकिन कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट एक ऐसा सेगमेंट है जहां पे हमें अभी उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं देखने को मिली है पिछले कुछ टाइम के अंदर। चलिए जल्दी से सबसे पहले बात करते हैं ऑटो इंडेक्स के बारे में कि करंटली ऑटो इंडेक्स कहां पे है और जब कोविड सिचुएशन आया था तब ऑटो इंडेक्स कहां पे था। दोस्तों अगर मैं कोविड सिचुएशन से पहले की बात करता हूं तो निफ्टी ऑटो इंडेक्स ऑलमोस्ट 8000 के आसपास ट्रेड करता था क्योंकि यहाँ पे पहले से ही थोड़ा सा डाउन टाइम था क्योंकि यहाँ पे काफी सारे कंसर्न्स थे जिसकी वजह से ऑटोमोबाइल के शेयर्स नॉर्मली नीचे ट्रेड कर रहे थे, जिसकी वजह से जो इनका इंडेक्स है ऑटो इंडेक्स वो भी नीचे ट्रेड करता था। लेकिन दोस्तों जब कोविड सिचुएशन आया था, कोविड सिचुएशन की वजह से ऑटो कंपनीज इतने बुरे तरीके से इंपैक्ट हुई थी कि ये इंडेक्स की वैल्यू एक टाइम पे 4500 को टच किया था, मतलब कि 50% से आसपास नीचे आ चुका था। लेकिन उसके बाद से लेके अभी तक अगर हम बात करते हैं कोविड सिचुएशन के बाद की तो यहां पे हमें 75% के आसपास का रिकवरी देखने को मिलता है। अगर मैं आज की बात करता हूं निफ्टी ऑटो इंडेक्स की तो करंटली 7800 या 7900 पे ट्रेड कर रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ऑटो सेक्टर एक ऐसा सेक्टर निकल के आया है कोविड सिचुएशन के बाद से जहां पे हमें बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। तो दोस्तों अगर हम महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करें तो कोविड सिचुएशन जब पीक पे था इस कंपनी का शेयर प्राइस 270 रुपीज को टच किया था। लेकिन अगर मैं आज की बात करता हूं तो इसका शेयर प्राइस 590 से ऊपर ट्रेड कर रहा है। मतलब कि इस कंपनी ने कोविड सिचुएशन से लेके अभी तक 110% का ग्रोथ करके दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। तो ये आपको बताता है कि पूरे सेक्टर के अंदर पॉजिटिविटी था, उसके चलते वो कंपनीज जिनका पोर्टफोलियो काफी ज्यादा डाइवर्सिफाइड था। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी का एक ऐसा बिजनेस है जो ट्रैक्टर सेगमेंट में काम करता है जहां पे बिल्कुल भी कोविड का इंपैक्ट नहीं आया था, जिसकी वजह से इनके बिजनेस में काफी अच्छा रिटर्न हमें देखने को मिला है पिछले कुछ टाइम के अंदर। वहीं पे अगर हम बात करते हैं मारुति सुजुकी की तो मारुति सुजुकी का कोविड सिचुएशन में इसका शेयर प्राइस एक टाइम पे 4000 रुपीज को टच किया था।
₹4,000 को टच करने के बाद आज इसका शेयर प्राइस ऑलमोस्ट ₹7,100 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और दोस्तों अगर आप पैसेंजर व्हीकल्स के सेल्स के नंबर्स की बात करते हैं तो हमने इसके ऊपर पहले भी वीडियो किया था टाटा मोटर्स का, जहां पे हमने उनके सेल्स नंबर्स के बारे में बताया था। अगर आप डिटेल में जाके वहां पे देखना चाहते हैं तो आपको वहां पे भी देखने को मिलेगा। इवन कंपनीज टाटा मोटर्स जैसी कंपनीज ने भी अच्छा ग्रोथ करके दिखाया है पैसेंजर सेगमेंट में। तो ओवरऑल ऑटोमोबाइल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर निकल के आया है जहां पे हमें काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है कोविड सिचुएशन के बाद से, जिसका इंपैक्ट हमें फंडामेंटली इनके नंबर्स में भी देखने को मिलता है, निफ्टी ऑटो इंडेक्स में भी देखने को मिलता है। अगर मैं इस सेगमेंट की 2 या 3 बड़ी कंपनीज की बात करता हूं तो ऑलमोस्ट सभी कंपनीज ने पिछले कुछ टाइम के अंदर अपने इन्वेस्टर्स को एक अच्छी रिटर्न बना के दिया है। लेकिन यहां पे अगर मैं बात करता हूं कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट की, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट एक ऐसा सेगमेंट है जहां पे हमें उतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं देखने को मिली है, लेकिन आने वाले टाइम में पता चलता है कि वहां पे रिकवरी कैसी देखने को मिलेगी। लेकिन अगर हम ओवरऑल सेक्टर की बात करते हैं तो ऑटोमोबाइल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर निकल के आया है जिसने काफी अच्छा रिकवरी दिखाया है पिछले कुछ टाइम के अंदर। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड ऐसे सेक्टर की जहां पे एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है, जैसे कि हमें ऑटोमोबाइल सेक्टर के केस में देखने को मिली थी। दोस्तों अगर मैं सेकंड सेक्टर की बात करता हूं जिसने एक अच्छी रिकवरी की है कोविड सिचुएशन के बाद, तो इस सेक्टर ने सिर्फ रिकवरी ही नहीं किया कोविड सिचुएशन के बाद, बल्कि ये कोविड के टाइम पे भी एक ऐसा सेक्टर रहा था जिसको बहुत ज्यादा बुरा असर नहीं पड़ा था। और इस सेक्टर का नाम है एफएमसीजी सेक्टर। तो अगर हम एफएमसीजी सेक्टर की बात करते हैं तो इसको ट्रैक करने के लिए एक इंडेक्स होता है निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स। तो निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स आपको बताता है कि एफएमसीजी सेक्टर में कैसा काम हो रहा है, वहां पे कंपनीज कैसा परफॉर्म कर रही हैं, क्योंकि ये इंडेक्स टॉप एफएमसीजी कंपनीज को मिला के बनता है। तो अगर हम बात करते हैं इसकी कोविड सिचुएशन से पहले की, तो निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स 30 या 31,000 के आसपास के लेवल पे ट्रेड करता था। लेकिन जब कोविड सिचुएशन आया था तो सभी कंपनीज के ऊपर असर पड़ा था, एफएमसीजी सेक्टर के ऊपर भी असर पड़ा था और इसका इंडेक्स एक टाइम पे 23,000 को टच किया था। लेकिन अगर मैं आज की बात करता हूं तो वापस से 30,000 के लेवल पे आ चुका है। अगर हम पिछले कुछ टाइम के अंदर इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स की बात करते हैं जो एफएमसीजी सेक्टर के बारे में आपको बताते हैं, तो सारे पैरामीटर्स में हमें देखने को मिलता है कि रिसेंट के टाइम पे यहाँ पे हमें एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है। तो इसको समझने के लिए कि यहाँ पे कैसी ग्रोथ निकल के आई है, हम ट्राई करते हैं 2 कंपनीज के रिसेंट के क्वार्टरली रिजल्ट को समझने की, ताकि आपको पता चले कि रिसेंट के क्वार्टर में कंपनीज ने कैसा परफॉर्म किया है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे टॉप 2-3 कंपनीज की, अगर हम उनके क्वार्टरली रिजल्ट के अंदर एक अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है या अच्छे नंबर्स देखने को मिलते हैं, उसका मतलब यही होता है कि एफएमसीजी सेक्टर के अंदर हमें रिवाइवल देखने को मिल रहा है कोविड सिचुएशन के बाद से। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं एचयूएल के बारे में, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, जो कि इस इंडस्ट्री का मार्केट लीडर है। दोस्तों सबसे पहले अगर मैं एचयूएल के शेयर प्राइस की बात करता हूं तो एचयूएल एक ऐसी कंपनी थी जिसका शेयर प्राइस बहुत ज्यादा नीचे नहीं गया था कोविड सिचुएशन के अंदर भी। अगर हम करंटली पिछले 1 साल की रिटर्न की बात करते हैं तो इस कंपनी का शेयर प्राइस ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। तो दोस्तों अगर हम एचयूएल के रिसेंट के क्वार्टरली रिजल्ट की बात करते हैं तो जल्दी से मैं आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर ले जाता हूं, जहां पे आप देख सकते हैं कि सितंबर क्वार्टर में एचयूएल का जो टोटल सेल्स था वो 11,683 करोड़ का था। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं सितंबर 2019 के साथ, तब इनका सेल्स 10,105 हुआ करता था, जिसके कंपैरिजन में एचयूएल ने ज्यादा सेल्स किया है। मतलब कि यहाँ पे डिमांड पिकअप करना स्टार्ट कर चुकी है पिछले 1 क्वार्टर के अंदर, जिसकी वजह से कंपनी का टॉप लाइन काफी इंप्रूव हुआ है। वहीं पे अगर हम एचयूएल के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करते हैं, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है एफएमसीजी सेक्टर में, तो एचयूएल के केस में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 25% का था। वहीं पे अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करता हूं तो सितंबर के क्वार्टर में तो कंपनी ने 1974 करोड़ का प्रॉफिट बुक किया था। वहीं पे अगर हम बात करते हैं सितंबर 2019 की, तो कंपनी ने 1814 करोड़ का प्रॉफिट बुक किया था। तो यहां से हमें समझ में आता है कि इस कंपनी ने एक अच्छा परफॉर्मेंस करके दिया है सितंबर क्वार्टर के अंदर। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं प्री कोविड सिचुएशन के साथ, तो उसके कंपैरिजन में भी कंपनी ने एक अच्छा परफॉर्मेंस बना के दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। लेकिन कंपनी का शेयर प्राइस में बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं देखी गई है कोविड सिचुएशन के अंदर भी और कोविड सिचुएशन के बाद भी। तो दोस्तों इस सेक्टर की एक और कंपनी है ब्रिटेनिया, जो जिसके क्वार्टरली रिजल्ट से भी हमें ये देखने को मिलता है कि जो इनकी डिमांड थी वो कहीं ना कहीं वापस से पिक होती हमें दिख रही है। तो चलिए जल्दी से मैं आपको अपनी स्क्रीन पे लेके जाता हूं, जहां पे मैं आपको दिखाता हूं ब्रिटेनिया के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में। तो दोस्तों अगर हम सितंबर 2020 की बात करते हैं तो कंपनी ने 3419 करोड़ का रेवेन्यू किया था। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं सेम क्वार्टर ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर, तो कंपनी का 3049 करोड़ का रेवेन्यू था। मतलब कि उसके कंपैरिजन में कंपनी के रेवेन्यू में इंप्रूवमेंट हुआ है, कंपनी का टॉप लाइन इंप्रूव हुआ है।
टॉप लाइन इंप्रूव होने का मतलब है कि कंपनी का सेल्स बढ़ा है। तो कोविड सिचुएशन के पहले से अगर हम कंपेयर करते हैं तो कंपनी का करंट सेल्स उससे ज्यादा का है। तो दोस्तों इसके साथ साथ एक और पॉजिटिव चीज जो हमें ब्रिटेनिया के केस में देखने को मिलती है कि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन सितंबर 2019 के अंदर 16% के आसपास था, जो अभी करंटली इंप्रूव होकर 20% हो गया है। मतलब कंपनी का सेल्स भी इंप्रूव हुआ है और कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इंप्रूव हुआ है, तो जिसका इंपैक्ट इसके नेट प्रॉफिट के अंदर भी देखने को मिलता है। कंपनी ने लास्ट सितंबर में 404 करोड़ का प्रॉफिट बुक किया था। करंटली इस क्वार्टर के अंदर कंपनी ने 498 करोड़ का प्रॉफिट बुक किया है। तो मतलब कि टॉप एफएमसीजी सेक्टर की कंपनीज के रिजल्ट से हमें यही देखने को मिलता है कि कंपनीज का जो अभी करंटली रिजल्ट आ रहा है, कंपनीज का जो करंटली सेल्स लेवल है वो ऑलमोस्ट प्री कोविड लेवल पे पहुंच चुका है, बल्कि उसके कंपैरिजन में कंपनीज ने एक अच्छा परफॉर्मेंस निकाल के दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। तो दोस्तों इसके बाद अगर हम बात करते हैं तीसरे सेक्टर की, जहां पे हमें बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है कोविड सिचुएशन के बाद से, तो इस सेक्टर का नाम है आईटी सेक्टर। तो आईटी सेक्टर के केस में शायद आपको पता ही होगा कि इनकी जो जो मेजर कंपनीज है जैसे कि टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, सभी कंपनीज ने अपने इन्वेस्टर्स को बहुत ही अच्छा रिटर्न बना के दिया है पिछले कुछ टाइम के अंदर। और सिर्फ रिटर्न बना के ही नहीं दिया है, अगर हम कंपनी के फंडामेंटल्स को देखते हैं, कंपनीज के सेल्स को, प्रॉफिट को, मार्जिन को, कॉस्ट को देखते हैं, तो हर सेक्टर्स में इन कंपनीज ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके दिया है पिछले कुछ टाइम के अंदर। तो दोस्तों अगर हम आईटी सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी की बात करते हैं, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि टीसीएस के बारे में, तो जब कोविड सिचुएशन पीक पे था तो इस कंपनी का शेयर प्राइस एक टाइम पे 1600 रुपीज को टच किया था। लेकिन अगर मैं आज की बात करता हूं तो इस कंपनी का शेयर प्राइस 2600 रुपीज के आसपास ट्रेड करता है और अब ऑलमोस्ट अपने बॉटम से 60% ऊपर आ चुका है। और एक लार्ज कैप कंपनी है और आईटी सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब पूरी इकोनॉमी के अंदर बहुत बुरा असर पड़ रहा था कोविड का, तो ये सेक्टर एक ऐसा सेक्टर था जिसके ऊपर बहुत कम असर पड़ा था। और कोविड सिचुएशन खत्म होने के बाद आईटी कंपनीज ने जो अपनी हायरिंग की स्ट्रेटेजीज है उनको भी चेंज कर दिया और इन्होंने बताया कि आने वाले टाइम में अपनी हायरिंग को बढ़ाएंगे। तो इससे समझ में आता है कि कंपनीज हायरिंग भी नॉर्मल कर रही हैं, कंपनीज के बिजनेस को भी कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ा। अगर हम कंपनी के किसी भी पैरामीटर की बात करते हैं तो कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। टीसीएस के बाद अगर मैं बात करता हूं इन्फोसिस की, तो इन्फोसिस का शेयर प्राइस एक टाइम पे 562 रुपीज के आसपास बॉटम को टच किया था, जिसके बाद ऑलमोस्ट 100% ऊपर जाके इसका करंटली शेयर प्राइस 1075 रुपीज के आसपास का है। तो आपको इससे समझ में आ ही गया होगा कि आईटी सेक्टर ने पिछले कुछ टाइम के अंदर कैसा अच्छा परफॉर्मेंस करके दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। और इसके अलावा फंडामेंटली भी कंपनीज का जो रिजल्ट्स हैं वो काफी अच्छे निकल के आए हैं रिसेंट के सभी क्वार्टर्स के। इसके अलावा अगर आप विप्रो और किसी भी अगर मिड कैप आईटी कंपनीज को भी उठा के देखते हो जिनका फंडामेंटल्स काफी अच्छा है, तो सभी कंपनीज ने पिछले कुछ टाइम के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके दिया है फंडामेंटली भी। और वो जो फंडामेंटली जो इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया था उसका इंपैक्ट हमें इसके शेयर प्राइस के अंदर भी देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों ये तो थी 3 सेक्टर्स की बात जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता था कि 3 सेक्टर्स में से ऐसी कौन सी कंपनीज है जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और मैंने कंपनीज को चूज नहीं किया, मैंने ट्राई किया कि उन सेक्टर्स की आपको मार्केट लीडर्स के बारे में ही बता दूं कि उनके मार्केट लीडर्स ने कैसा परफॉर्म किया है। तो दोस्तों अगर सेक्टर्स ने अच्छा परफॉर्म किया है, वहां पे हमें एक अच्छी रिकवरी देखने को मिलती है, तो सेम इंपैक्ट आपको उन इंडस्ट्री के मार्केट लीडर्स के अंदर भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जैसे कि हमने 3 सेक्टर्स के बारे में बात किया था, सबसे पहले ऑटो, बाद में एफएमसीजी और तीसरा आईटी सेक्टर। तो अगर आप तीनों सेक्टर्स में देखोगे तो ऑलमोस्ट सभी कंपनीज ने एक अच्छा परफॉर्मेंस किया है पिछले कुछ टाइम के अंदर। तो दोस्तों यहां से मैं आपको एक अप्रोच के बारे में समझाना चाहता हूं जिसको हम बोलते हैं टॉप डाउन अप्रोच। तो टॉप डाउन अप्रोच क्या होती है कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचते हो तो इन्वेस्टमेंट करने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका, आप एक कंपनी को चूज कर लो बिना उसकी इंडस्ट्री को देखे हुए, कि आपने बॉटम अप्रोच चूज किया, कि आपने देखा कि कंपनी अच्छी है, इसकी इंडस्ट्री अच्छी है और इसका आने वाले टाइम में एक अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल है, जिसके बेस पे आपने इन्वेस्टमेंट किया। लेकिन दूसरी अप्रोच होती है टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच कैसी होती है? मान लो कि आपको लगा कि आने वाले टाइम में आईटी सेक्टर एक अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, तो सबसे पहले आप आईटी सेक्टर को लेके आपने पूरा रिसर्च किया और आप 100% कॉन्फिडेंट हो गए कि आईटी सेक्टर आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्म करेगा। लेकिन अब आपने आईटी सेक्टर को तो चूज कर लिया, अब इसके बाद आपको कौन सी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो इसके बाद आप अलग अलग पैरामीटर्स को देखेंगे, जैसे कि आपको लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप कहां पे इन्वेस्टमेंट करना है। तो वो रिसर्च करके आप एक अच्छी कंपनी चूज करेंगे उस इंडस्ट्री से जिस इंडस्ट्री को लेकर आपको लग रहा है कि आने वाले टाइम में एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो इस अप्रोच को बोलते हैं टॉप डाउन अप्रोच। तो यहाँ पे ये आपको मैंने जो आपको सेक्टर्स के बारे में बताया, तो अगर आपको भी लगता है कि इन सेक्टर में से कोई भी सेक्टर एक अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है आने वाले टाइम में,
तो आप अपनी रिसर्च कर सकते हैं। रिसर्च करने के बाद अपनी रिस्क एपेटाइट को देख के किसी भी सेक्टर से एक अच्छी कंपनी चूज करके उसके बारे में एक अच्छी रिसर्च करके उसकी मैनेजमेंट के बारे में पढ़ के एफिशिएंसी के बारे में पढ़ के आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये आपके अलग अलग अप्रोच हो सकते हैं एक अच्छी कंपनी को चूज करने की। मेरा मोटिव आज की वीडियो लाने का सिर्फ यही था कि आपको एजुकेशनल पर्पस के लिए आपको बताया जाए कि अगर आपको सेक्टर वाइज देखना है तो सेक्टर वाइज आप कौन कौन से पैरामीटर्स को देख सकते हो और रिसेंट के टाइम में कोविड सिचुएशन के बाद कौन से सेक्टर्स ने काफी अच्छा रिकवरी करके दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। चलिए इसके बाद अब बात करते हैं लास्ट वीडियो से में पूछे गए हमसे कुछ क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर मैं देखता हूं तो हमारे व्यूअर ने हमसे पूछा है कि अगर मेरा मोबाइल नंबर आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं है तो मैं शेयर्स को बाय एंड सेल कैसे कर सकता हूं। तो दोस्तों ये करने का भी बहुत सिंपल सा तरीका है। जब आप अपना अकाउंट क्रिएट कर रहे होते हैं ग्रो के ऊपर तो वहां पे एक ऑप्शन आता है डाउनलोड अकाउंट ओपनिंग फॉर्म। तो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म का आपको डाउनलोड करना है। वहां पे आपको मेंशन होगा कि कहां कहां पे आपको सिग्नेचर करना है। तो दोस्तों सिग्नेचर करने के बाद आपको उस एड्रेस के ऊपर अपने फॉर्म को कोरियर करना है और आपका फॉर्म रिसीव करते ही एक बार उसको वेरिफिकेशन करने के बाद आपका अकाउंट बहुत जल्दी एक्टिवेट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे स्टॉक्स में ट्रेड करने के लिए दो तरीके हैं। पहला है अगर आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड के साथ लिंक है तो आप कुछ ही मिनट के अंदर अपना अकाउंट एक्टिवेट कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं है तो आपको एक फॉर्म डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद साइन करके उसको कोरियर करना है। इसके बाद आपका काम खत्म और आपका अकाउंट कुछ ही टाइम के अंदर एक्टिवेट हो जाएगा। तो दोस्तों सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। वो क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि रिकॉर्ड डेट के बाद कितने दिन बाद पैसे आपके बैंक अकाउंट में आते हैं डिविडेंड के। तो दोस्तों जो भी डिविडेंड का प्रोसेस होता है वो आपकी कंपनी डिसाइड करती है। कंपनी आपको बताती है रिकॉर्ड डेट के बारे में, एक्स डेट के बारे में। तो उन डेट्स के बाद जब भी पैसा आपके अकाउंट के अंदर आएगा वो जब भी कंपनी ने आपको डेट बताया होगा पेमेंट डेट, वो पेमेंट डेट के अंदर आपका पैसा आपके अकाउंट बैलेंस में आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको कंपनीज की डिटेल में जाके देखना पड़ेगा। उसके कॉर्पोरेट एक्शन में जाके आप डिटेल में देख सकते हैं कि कंपनी ने अपना पेमेंट डेट क्या रखा है, उन्होंने क्या बताया कि कब आपके अकाउंट में पैसे डाले जाएंगे। क्योंकि इसमें ब्रोकर को कुछ भी नहीं करता है, ये पैसे डायरेक्टली कंपनी आपके बैंक अकाउंट के अंदर डाल देती है। जो बैंक अकाउंट आपने अपना डीमैट अकाउंट क्रिएट करते टाइम वहां पे मेंशन किया था तो उस बैंक अकाउंट के अंदर आपके डायरेक्टली पैसे आ जाएंगे। अगर आप डेट देखना चाहते हैं कि कौन सी कंपनी कब पेमेंट करने वाली है रिकॉर्ड डेट के बाद, तो वो डिटेल आप अपनी कंपनी की वेबसाइट पे जाके बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं। तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके पैसे आपके अकाउंट के अंदर कब आएंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है कि कौन सा सेक्टर अच्छा सेक्टर इन 3 सेक्टर्स में से जहां पे आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं आने वाले टाइम में। अगर आपने अभी तक ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे हम हर वीक 3 से 4 वीडियोस एजुकेशनल पर्पस के ऊपर लाते हैं जो आपके एक अच्छा इन्वेस्टर बनने में काफी हेल्प कर सकता है। हैप्पी इन्वेस्टिंग।